वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है पार्ट 3 हिंदी साहित्य का। और वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दिया करो। आज पहली बार कह रहा हूँ तो लाइक तो खूब बनते हैं आज, क्योंकि यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो देखो कि कहने वाली बात नहीं, लेकिन बाई चांस आप भूल जाते हो। चलो चलते हैं अपने वीडियो पे। आज हम आपको कुछ दिखा के जाएंगे कि साहित्य इतना तैयार हो चुका है। आपका देखना धीरे धीरे कितना तैयार हो चुका है। आज हमारे नेक्स्ट कवि हैं मीराबाई। मीराबाई, ठीक है। आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। एक कृष्ण भक्ति शाखा की कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की कवि। गीत गोविंद का टीका इनकी जो रचना है, गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद और मीराबाई की मल्हार। और इनके गुरु थे रैदास। इनके गुरु थे रैदास। यूपीपी 2024 का एग्जाम 17 फरवरी में हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे। ठीक है, तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। फिर देखो गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, वो राग सोरठा और राग गोविंद, और मीरा जी की मल्हार। एक कृष्ण भक्त थे। इनके पति का नाम पूछा जाता, ऑप्शन में खाली भोज आएगा, खाली भोज लिखा होगा, लेकिन मैंने इनका पूरा नाम लिख दिया। इनके पत्नी, ये पत्नी थी या इनके पति थे। इनकी जो पत्नी, किसकी पत्नी थी मीराबाई? राजा भोज सिंह सिसोदिया की पत्नी थी। कहाँ? जयपुर के थे, राजस्थान के थे। और जहर किसने थे? उनके देवर विक्रमादित्य ने दिया। जहर क्यों दिया था? क्योंकि राजा भोज जब ख़त्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, तो क्या हुआ था कि जो मीराबाई थी ये सती होने के लिए तैयार नहीं थी, सती होने के लिए तैयार नहीं थी। तो ज़बरदस्ती सब लोग सती करवाते। तो मीराबाई ने कहा था कि मेरे तो पति भगवान कृष्ण हैं, मेरे तो पति भगवान कृष्ण है, तो मैं क्यों सती हूँ, मेरे पति भी जिंदा है। तो इस चीज़ को लेके सब कुछ इनके वो बात हुई थी। तभी जब ये सती नहीं हो रही थी, तब इनके देवर विक्रमादित्य ने, विक्रम जिनको बोलते थे, विक्रम 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 खाली इनका नाम था, तो इनका पूरा नाम विक्रमादित्य था। तो विक्रमादित्य ने इन्हें जहर का प्याला दिया था। लेकिन क्या हुआ था वो आप लोग जानते होंगे। आगे इतना मीराबाई के बारे में पढ़ लिया, बहुत है। यूपीपी के लिए बहुत है। अभी हमने यूपीएसआई के लिए कोई टारगेट नहीं किया, फिर भी है तो यूपीएसआई से हम ही लगभग थोड़ा और ऐड कर दिया करेंगे बाद में। बाकी इतना बहुत है यूपीपी के लिए। अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं सूरदास। सूरदास कैसे अंधे थे, इन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता था, और इनकी रचनाएं सूर सागर, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। पूछी जाती है कि सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई। सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे वल्लभाचार्य के। कभी बाई चांस पूछ देते बहुत ज़्यादा, तभी मैंने लिख दिया है। वल्लभाचार्य के कितने? 12 शिष्य थे। और वल्लभाचार्य के जो गुरु थे उनका भी नाम पूछा गया था, इसलिए उनका भी नाम बाई चांस पूछा, लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके? विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। या इनके जो वल्लभाचार्य के गुरु थे कौन थे? विष्णु स्वामी। ये सूरदास अकबर के समकालीन थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण भक्ति धारा के कवि। उन्हें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दो शाखाएं थी। ज्ञानाश्रय शाखा, एक प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा की दो शाखाएं थी, राम भक्त शाखा, हाँ, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। उधर ज्ञानाश्रय शाखा की जो कुछ भी था आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो सूरदास के बारे में अपने आप लोगों ने इतना जान लिया। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। अष्टछाप कवि। अष्टछाप के कवि आपने खूब पढ़े होंगे, लेकिन आपको याद नहीं होते। आज हम आपको याद कराएंगे। पहले आप पढ़िएगा वल्लभदास के शिष्य। वल्लभदास के शिष्य कौन कौन से? वल्लभदास को याद रखोगे। इनके शिष्य कौन कौन थे? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। के एस पी। देखो इनको ऐसे ही याद किया जाएगा। और देखो भूल जाओगे बार बार, यदि इनको दो चीज़ याद रखो, वल्लभाचार्य, के एस पी। देखो के मतलब कुंभन दास, कृष्णदास, और यह सूरदास, और पी परमानंद दास, परमानंद दास। फिर से एक बार देखो, के एस पी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। देखो कृष्णदास, कुंभन दास, अरे सॉरी वीडियो रुक गया था। के एस पी देखो कौन था? के कृष्णदास, कुंभन दास, और क्या नाम, सूरदास, और पी परमानंद दास। ये हो गए वल्लभदास के शिष्य। आगे देखो कौन? जी एन सी सी। के एस पी, जी एन सी सी। इनको क्या रखो? जी एन सी सी को। ये है विट्ठल दास के शिष्य। जी मतलब जी गोविंद स्वामी, एन मतलब नंद स्वामी, नंददास, एन मतलब नंददास, सी मतलब चतुर्भुज है। देखो चतुर्भुज ही तो है, मैंने चतुर्भुज बना दिया था, नाम नहीं लिखा। चतुर्भुज दास, सी चतुर्भुज दास, और शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, गोविंद दास। जी एन सी सी, के के एस पी, जी एन सी सी, के जी एन सी सी। के एस पी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। और जी एन सी सी विट्ठल दास के। जी मतलब कुंभन दास, वो सॉरी, जी मतलब गोविंद स्वामी, और एन मतलब
नंददास, सी मतलब चतुर्वेदास और छेत्र स्वामी। देखो इनको जब इतना याद कर लोगे और ये ऑप्शन में आए KKSP और GNCC भी याद रखोगे और पूछा जाएगा कौन सा कवि नहीं है किसका अष्टछाप का, तो क्या बनाओगे? देखो KKSP GNCC इतना याद होगा। और बाकी अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी तो 1565 ईस्वी में हुई थी, 1565 ईस्वी में हुई थी किसकी? अष्टछाप की स्थापना। तो आपको अष्टछाप के कभी आज रट गए होंगे, इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब देखो तार सप्तक। तार सप्तक क्या होता है? इसमें 7 कवियों का मंडल मतलब समूह मतलब ग्रुप। तो 7 कवियों का ग्रुप बनाया गया था। इसमें पूछा गया तार सप्तक में कितने कवि थे? यूपीपी में ही पूछा गया, तो कितने कवि थे? 7 कवि थे। क्या था? और आप लोगों को याद नहीं आया होगा तार सप्तक मतलब 7 ही तो होते हैं, लेकिन जिसको याद रहा होगा उसने लिख दिया होगा। और ये किसके द्वारा? अज्ञेय द्वारा संपादित था। तार सप्तक किसने बनाया था? अज्ञेय द्वारा। ये जो तार सप्तक थे 4 तार सप्तक आए। प्रथम तार सप्तक 1943, इनकी डेट याद करने की जरूरत है। इसमें 8 जोड़ दो 1951 में 8 जोड़ दो 1959। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक 1979 में। और पहले 3 तार सप्तक बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी ईयर जरूर याद रखो। प्रथम तार सप्तक 1943 में 8 जोड़ दो, 1951 में 8 जोड़ दो 1959। देखो ऐसे तो थोड़ा बहुत तो याद, कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी। बाकी कितना ट्रिक से याद करोगे, बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे। फिर से पढ़ो। प्रथम तार सप्तक 1943, द्वितीय तार सप्तक 1951, तृतीय तार सप्तक 1959 और चतुर्थ तार सप्तक 1979 में चौथा तार सप्तक आया था। 4 सप्तक। और हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ना याद कर पाओ तो वाला याद कर दो। प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? संपादित 1943 में। बस प्रथम याद रखो, ठीक है। अब देखो जयशंकर प्रसाद इनका उपनाम था कलाधर। और एक छायावाद के प्रवर्तक थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इनकी रचनाएं थीं लहर, झरना, आंसू, करुणालय, प्रेम पृथक। सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। लहर झरना आंसू, करुणालय, प्रेम पथिक। और जो इनका महाकाव्य है कामायनी, जो कामायनी था इनका महाकाव्य, इसमें 15 सर्गें। और इस कामायनी में श्रद्धा और मनु के बारे में चर्चा की गई। श्रद्धा और मनु के बारे में किसने चर्चा की गई? कामायनी एक महाकाव्य जिसमें 15 सर्ग हैं। और इसी रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। जो पुरस्कार सम्मान होता है मंगला प्रसाद पारितोषिक, किस पे मिला था? कामायनी रचना पे मिला था। तो इनका जो उपनाम था कलाधर बता दिया। जन्म वाराणसी, रचना लहर, झरना, आंसू, करुणालय, प्रेम पथिक, कामायनी में 15 सर्गें और इसे एक महाकाव्य, इसमें श्रद्धा मन के बारे में बात की गई। इसी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक इन्हें मिला था। अब आगे देखो, वही बनारस या काशी एक ही बात है, यहाँ पे काशी लिख गया। आगे क्या है? कहानी इनकी, जो जयशंकर प्रसाद इनकी कहानियाँ क्या है? छाया, आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप। ये 4 की चारों इंपॉर्टेंट है। छाया, आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप। इनके नाटक हैं ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राज्यश्री। इनकी कहानी है छाया, आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप। और उपन्यास इनका है तितली और कंकाल। इनका उपन्यास है तितली और कंकाल। इरावदी इनका अधूरा उपन्यास। पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन था? इरावती अधूरा उपन्यास रह गया था। इंदु पत्रिका के संपादक रहे और हंस पत्रिका के मुंशी प्रेमचंद्र थे। क्योंकि मैंने पीछे मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने हंस पत्रिका नहीं बता पाई थी, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेना या वहीं पे लिख लेना जाके तुम लोग। तो इंदु पत्रिका के संपादक रहे जयशंकर प्रसाद और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे। आगे देखो, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह का उपनाम क्या था? दिनकर। ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार। और अंदर याद रखना चाहो तो बक्सर में हुआ था। कहाँ? बक्सर में। आपको जो बिहार के लोग होंगे उन्हें पता होगा। और इनकी जो रचनाएं थीं, रसमृति, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा। और जो कुरुक्षेत्र है इसे ही बोला जाता आधुनिक युग की गीता। कुरुक्षेत्र किससे संबंधित था? महाभारत से। और गीता कहाँ लिखी गई थी? महाभारत युद्ध की लिखी गई थी। तो समझ गए होंगे आप लोग। जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। किसे? आधुनिक युग की। या पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तब आप लोग आओगे कुरुक्षेत्र को। संस्कृत के 4 अध्याय इन्हीं की रचना है। और रसवंती,
रसबंती। साहित्य अकादमी ने किस पे मिला था? साहित्य अकादमी ने मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पे मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पे मिला था 1972 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पे। और सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको प्रथम जो पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को मिला था। और आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते होंगे कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर दिनकर और विष्णु प्रभाकर दोनों लोगों की रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी? दिनकर और विष्णु प्रभाकर की दोनों लोगों की रचना है। और दोनों में दोनों ऑप्शन आते तो किसी को भी टिक करके आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। एक ऑप्शन आता फिर तो आप लोग या तो विष्णु शर्मा चूज करोगे या तो रामधारी सिंह दिनकर चूज करोगे। तो ये रचना है अर्धनारीश्वर है। खूब पूछी जाती है किसकी रचना है। मैक्सिमम चांस है विष्णु प्रभाकर की पूछी जाएगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अलग हटके पूछना होगा तब पूछ जाएगी अर्धनारीश्वर किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब देखो सुमित्रा नंदन पंत एवी कवि, इन्हें बोला जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के यूपीपी में, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। इनकी रचनाएं बीणा, पल्लव, गुंजन, युगपत, युगवाणी, मानसी, तारापत और चिदंबरा लोकायतन भी आगे मिलेगी आपको, वो अभी रोक रहे हैं। बीणा पल्लव गुंजन युगपत युगवाणी मानसी तारापत और चिदंबरा किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था? चिदंबरा पे मिला था, 1968 में मिला था। और हिंदी का प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, किसको? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत ही है ना? हाँ, सुमित्रानंदन पंत मिला। इनका जन्म, सुमित्रानंदन पंत का जन्म शायद हमें लगता है कि उत्तराखंड में हुआ था। यूटी या यूके लिख लो, उत्तराखंड में हुआ था शायद। ठीक है, आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो साहित्य अकादमी ने किस पे मिला था? साहित्य अकादमी ने कला और बूढ़ा चांद पे मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कला और बूढ़ा चांद पे मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन पे मिला था। और अन्य रचना इनकी ग्रंथि और ग्राम्य है। ध्यान से पढ़ लेना, इस चीज़ें पूछी जाएंगी। साहित्य अकादमी ने कला और बूढ़ा चांद पे मिला था, और ज्ञानपीठ इन्हें चिदंबरा पे मिला था, और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इसे इन्हें लोकायतन पे मिला था। तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों याद करने पड़ेंगे। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं ग्रंथि और ग्राम्य। एक हम पंक्ति बता रहे हैं, चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये जो पंक्ति थी हमें लगता माखनलाल चतुर्वेदी ने ही लिखी थी। फिर से सुन लो, चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, ऐसे करके था। तो वो किसकी थी? तो वो लोग आप लोग हमें बताइएगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के लेखक थे। किसके? द्विवेदी युग के लेखक। खूब अच्छे से याद रखो, यहीं पे मैंने लिख दिया सबसे ऊपर, द्विवेदी युग के लेखक थे मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्रकवि, किसे लेखक को राष्ट्रकवि कहा जाता है? राष्ट्रकवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लो। और ये राष्ट्रकवि की जो संज्ञा उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, राष्ट्रकवि की उपाधि। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इनकी रचनाएं भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग। साकेत, यशोधरा, रंग में भंग। और जो मैथिली शरण गुप्त थे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। लेकिन मंगला प्रसाद पारितोषिक किस पे मिला था? या साकेत पे मिला था। साकेत क्या है? जरूर बताओ, कौन सी विधा है? नाटक, महाकाव्य रचना क्या है? कुछ नहीं आपको पता होगा। और साकेत पे इन्हें मिला था क्या? मंगला प्रसाद पारितोषिक। जयद्रथ वध, मेघनाथ वध और द्वापर किसकी है? इन्हीं की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध और द्वापर, जयद्रथ वध और द्वापर। ठीक है, एक चीज़ और अनाउंस कर रहे हैं, अभी आज शाम को या तो कल हम आपको जीएस का एक मॉड्यूल दिखाएंगे। जीएस का एक मॉड्यूल दिखाएंगे हम आप लोगों को। उसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के, और आपको उसमें दिखाएंगे पेपर आएगा कैसा जीएस का, उस लेवल पे आएगा। और उस प्रैक्टिस सेट के तौर पे समझो 50 क्वेश्चन उसमें होंगे जीएस के। उसमें पूरा सिलेबस फॉलो किया जाएगा, जो विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम और दिवस रचना, जो कुछ भी है उसमें सब कुछ फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो उसके अनुसार आप लोग हमें जब हम वो ला दें फिर उसके अनुसार आप लोग पढ़ना, उसी में बता दें कि आप जीएस में कितना कर सकते, पेपर कैसा आएगा जीएस का। क्योंकि अब 19 दिन बचे, अब काउंटडाउन शुरू हो गया। अब आपकी ज़िंदगी के 19 दिन बचे। 19 दिन में अपनी 30 साल की ज़िंदगी आप संभाल सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। समझे कि नहीं समझे? और जब इतना कर जाओगे तो देखो, पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है, लेकिन मैं आपसे लास्ट बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो, ऑनलाइन ज़्यादा 30-35 क्वेश्चन आप पढ़ भी लोगे जाके, लेकिन वो माइंड में नहीं रुकेंगे। यदि आप बुक से पढ़ के गए, कोई भी बुक से पढ़ के गए, तो वो हमेशा आपके लिए कुछ ना माइंड में, जब वहाँ पे अभी अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम चीज़ें भूल रहे हैं,
आता कि नहीं माइंड में। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा, जब एग्ज़ाम हॉल में आप लोग पहुँचेंगे, तब वहाँ पे आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, अच्छा मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। और ऑप्शन वहाँ पे होते हैं ना, ऑप्शन देखते आप लोग टिक करने लगोगे कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते थे और करेंगे। और जीएस का अपना 25 प्लस टारगेट रखे चलो, इतना बहुत है, सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी हिंदी यदि आप राजपाल 2 से 3 बार पढ़ के गए हो तो डरो मत। बहुत लोग डर रहे भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो मैथ में जितना हो गया हो जाने दो, रीजनिंग अब सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, अब टॉपिक वाइज कुछ नहीं हो सकता, करने बैठ गए तो आप प्रैक्टिस भूल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अब आपको एकदम फ्री छोड़ रहे हैं, इतना आपको मैंने साहित्य भी करवा दिया जितना हो सका, और एक आधी क्लास और भी आ सकती हैं, लेकिन हाँ अब कुछ चीज़ें हैं कि अपने अनुसार करनी पड़ेंगी। एक एक दिन में 2 2 3 3 चैप्टर पढ़ो, और 18 से 19 अगस्त तक आप सब कुछ खत्म कर देना। और फिर 3 से 4 दिन डेली एक सब्जेक्ट, आज हिंदी उठाई, अगले दिन कोई और सब्जेक्ट, अगले दिन कोई और सब्जेक्ट, सीधे सीधे उनको खत्म करके आना, और आपके सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आज शाम को, नहीं तो कल तो आपको मिल जाएगा किसका, जीएस का एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट में जो आया होगा वो जरूर कहना कि भैया लास्ट में शेयर करके अपने स्टेटस पे लगा दो, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे और क्या।